नमस्कार। आज हम कार्ल सैगन की जो बेहतरीन किताब है कॉस्मोस, जी उसके कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब ब्रह्मांड, जीवन और उसमें हमारी जगह के बारे में इतने गहरे विचार देती है। सही कहा। हमारा लक्ष्य है कि हम इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें, कुछ वो हैरान करने वाले फैक्ट्स जानें और शायद दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिल सके। बिल्कुल। यहाँ मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा पता क्या है, सब कुछ कैसे जुड़ा है। तो आज की चर्चा में हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड के अविश्वसनीय स्केल से, फिर पृथ्वी पर जीवन की कहानी और क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हाँ, और आखिर में ज्ञान की हमारी खोज और हमारे भविष्य पर भी सोचेंगे। और क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का हर एक एटम सच में अरबों साल पहले किसी तारे के बिल्कुल अंदर बना था। सच में? हाँ, या जैसे वो जापान के मछुआरों की कहानी है, सदियों पुरानी, कैसे वो अनजाने में ही डार्विन के विकासवाद का एक जीता जागता उदाहरण बन गई। अच्छा, चलिए इन्हीं सवालों से शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की विशालता से। हाँ, जब हम रात को आसमान देखते हैं तो कुछ हजार तारे दिखते हैं, लेकिन हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, उसमें ही करीब 400 अरब तारे हैं। 400 अरब, और ऐसी खरबों गैलेक्सीज हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो हमारी पृथ्वी, वो तो इस विशाल गैलेक्सी के बाहरी किनारे पर एक स्पाइरल आर्म में एक साधारण से तारे का चक्कर लगा रही है। बिल्कुल। और इन तारों में भी कितनी वैरायटी है, कुछ इतने बड़े और फैले हुए जैसे साबुन के बुलबुले कि उनमें खरबों पृथ्वी समा जाएं। खरबों? और दूसरी तरफ कुछ तारे सिकुड़कर एक छोटे शहर जितने रह जाते हैं, लेकिन इतने घने होते हैं कि एक चम्मच पदार्थ का वजन अरबों टन हो सकता है। न्यूट्रॉन तारे, बाप रे। फिर सुपरनोवा हैं, तारों के वो भयंकर विस्फोट, ब्लैक होल जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती, डबल स्टार्स जो एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। वाकई एक अद्भुत नजारा है ये तो। हाँ, एक कॉस्मिक डांस कह सकते हैं। इस स्केल के बारे में सोचकर तो मतलब सिर घूम जाता है, कितना छोटा महसूस होता है। हाँ, और पुरानी सभ्यताओं को लगता था कि ब्रह्मांड छोटा सा है, सब व्यवस्थित है और इंसान सेंटर में है। बिल्कुल। पर विज्ञान ने हमें दिखाया कि हम असल में कितने छोटे हैं। लेकिन साथ ही यही विज्ञान ये भी बताता है कि हम इसी ब्रह्मांड का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। अटूट हिस्सा। हम इसी से बने हैं, हाँ। हम इसी से जन्मे हैं और हमारी किस्मत भी इसी से जुड़ी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये सच है। हमारी हर सांस, पानी का हर घूंट, सब कुछ कॉस्मिक प्रोसेस से जुड़ा है। और ये दिलचस्प है कि करीब 2000 साल पहले समोस के एरिस्टाकस ने यह आइडिया दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और तारे असल में बहुत दूर के सूरज हैं। हाँ, सोचिए 2000 साल पहले, और ये ज्ञान उस वक्त की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी में मौजूद था। लेकिन वो लाइब्रेरी तो नष्ट हो गई। बिल्कुल, और उसके साथ ना जाने कितना ज्ञान खो गया। सिर्फ एरिस्टार्कस का काम ही नहीं, बल्कि बेबीलोन के एक पुजारी थे बेरोसस, उनका लिखा दुनिया का 3 वॉल्यूम का इतिहास भी गायब हो गया। ओह, उसमें क्या था? कहते हैं कि उसमें सृष्टि से जल प्रलय तक का समय 4,32,000 साल बताया गया था, जो उस समय के धार्मिक हिसाब किताब से कहीं ज्यादा लंबा था। 4,32,000 साल। सोचिए अगर वो ज्ञान बच जाता तो। हाँ, हमारी इतिहास की समझ शायद बिल्कुल अलग होती। ये ज्ञान का खो जाना हमें याद दिलाता है कि तरक्की हमेशा सीधी लाइन में नहीं होती। सही कहा, हमारा ज्ञान लगातार बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे एराटोस्थेनीज के समय के नक्शे आज अधूरे लगते हैं। हमें सीखते रहना होगा और पुराने विचारों पर भी सवाल उठाने की हिम्मत रखनी होगी। हाँ बिल्कुल। और हम सिर्फ स्पेस में ही छोटे नहीं हैं, टाइम के स्केल पर भी हम बस एक पलक झपकमो जितने ही हैं। ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना है। 13.8 अरब साल। हाँ, जिसकी शुरुआत हुई थी बिग बैंग से, उस महाविस्फोट से। शुरुआत में कोई गैलेक्सी, तारे, ग्रह कुछ नहीं था, सिर्फ एक जैसा बहुत गर्म और घना ऊर्जा का समंदर था जो पूरे स्पेस में फैला था। और फिर धीरे धीरे, फिर अरबों सालों में ग्रेविटी ने इस मैटर को इकट्ठा करना शुरू किया और आज का ब्रह्मांड बना। इस विशाल बदलते ब्रह्मांड में भी कुछ नियम है, पैटर्न है, प्रकृति के नियम। हाँ, और इन्हीं नियमों की वजह से हम साइंस कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। प्राचीन लोगों ने भी आसमान में ये पैटर्न देखे,
मौसमों के चक्र को समझा, कैलेंडर बनाए। बिल्कुल, जैसे न्यू मैक्सिको में चाको कैनियन का कीवा है या कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ये सब दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज आसमानी घटनाओं पर कितनी बारीकी से नजर रखते थे। यहीं से एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई। हाँ, लेकिन इसी देखने से एक और विचार भी निकला, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष। ओहो, ज्योतिष। ये दावा कि दूर के ग्रहों और तारों की स्थिति हमारी जिंदगी और भविष्य तय करती है। हैरानी की बात है कि आज भी अखबारों में ज्योतिष के कॉलम ज्यादा होते हैं एस्ट्रोनॉमी की खबरों से। हाँ, ये तो है। जबकि टॉलमी जैसे पुराने एस्ट्रोनॉमर ने भी प्रेसेशन यानी पृथ्वी की धुरी के धीमे झुकाव को समझा था। इसके कारण हजारों सालों में राशियों का बैकग्राउंड बदल जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आज के ज्यादातर ज्योतिषी इसे नजरअंदाज करते हैं। तो जिस राशि में वो किसी ग्रह को बता रहे होते हैं, वो असल में हजारों साल पहले की स्थिति होती है। उनके दावों का बेस ही हिल जाता है। अरे, और वो हवा के असर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसी चीजों और टॉलमी के बाद खोजी गई ढेरों नई चीजों को भी अनदेखा करते हैं। यहाँ से कहानी और दिलचस्प होती है। कोपरनिकस आए। हाँ, निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने टॉलेमी के पृथ्वी केंद्रित मॉडल को चैलेंज किया। कहा कि सूरज सेंटर में है और पृथ्वी बाकी ग्रहों की तरह उसका चक्कर लगाती है। ये विचार तो उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी रहा होगा। बिल्कुल। इसने कई लोगों को, खासकर चर्च को, नाराज कर दिया। 1616 में कैथोलिक चर्च ने उनकी किताब पर बैन लगा दिया, जो 1835 तक चला। इतने सालों तक? फिर आए योहानस केपलर। उन्होंने एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राहे के जीवन भर के सटीक डेटा का इस्तेमाल किया। हाँ, टाइको ब्राहे, जिनके पास उस समय का सबसे अच्छा डेटा था। बिल्कुल। लेकिन टाइको अपना डेटा आसानी से देते नहीं थे। उनकी मौत के बाद ही केपलर को वो आंकड़े मिले, और उन आंकड़ों ने केपलर को एक ऐसे नतीजे पर पहुंचाया जो उस वक्त सोचना भी मुश्किल था। क्या था वो? कि ग्रह परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि अंडाकार यानी इलिप्स में घूमते हैं। एलिप्स में? लेकिन सर्कल को तो डिवाइन माना जाता था। हाँ, इसीलिए बहुत बड़ा झटका था। मैंने पढ़ा है कि केपलर को सिर्फ मंगल की ऑर्बिट समझने के लिए करीब 70 बार कैलकुलेशन करनी पड़ी। हाँ, उन्होंने खुद लिखा कि अगर टाइको के डेटा में सिर्फ 8 मिनट आर्क का फर्क होता, जो चांद के डायमीटर का करीब 15वां हिस्सा है, तो वो शायद अपने पुराने सर्कुलर मॉडल को ही मान लेते। सिर्फ 8 मिनट आर्क का फर्क? लेकिन वो छोटी सी गलती उन्हें मंजूर नहीं थी। उन 8 मिनट के फर्क ने ही एस्ट्रोनॉमी में क्रांति ला दी। सच के प्रति यही लगन महान विज्ञान की पहचान है। सही कहा। केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम आज भी स्पेसक्राफ्ट भेजने और समझने के लिए बेसिक हैं। और ये सब उन्होंने तब किया जब उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उनकी मां पर जादू टोने का मुकदमा चला, 30 साल का युद्ध चल रहा था। फिर भी उन्होंने तथ्यों को सबसे ऊपर रखा। हाँ, कहा कि थ्योरी को एक्सपीरियंस के साथ मैच करना चाहिए। और फिर 20वीं सदी में आइंस्टाइन आए रिलेटिविटी के सिद्धांत के साथ। हाँ, जिसने हमारी ब्रह्मांड के समझ को और गहरा किया। उनके सिद्धांतों का एक जरूरी नतीजा ये है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती। करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे कोई चीज लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है, उसके लिए टाइम धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर यह असलियत है, और इसने तारों तक जाने की एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी खोल दी है। सोचिए, एक स्पेसशिप जो लगातार 1G यानी पृथ्वी की ग्रेविटी जितना एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ाता रहे, तो यात्री के हिसाब से सिर्फ कुछ दशकों में ही वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर या पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंच सकता है। बस कुछ दशकों में? हाँ, यात्री के समय के हिसाब से। लेकिन इस दौरान पृथ्वी पर हजारों या लाखों साल बीत चुके होंगे। ओह, मतलब वो एक तरह से भविष्य में पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन सिर्फ यात्री के लिए। वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये तो हुई ब्रह्मांड की कहानी। अब आते हैं पृथ्वी पर जीवन की कहानी पर। ये सब शुरू कैसे हुआ? शायद अरबों साल पहले, गर्म उथले समुद्रों में, जिसे कभी-कभी प्राइमोर्डियल सूप या आदिम सूप कहते हैं। आदिम सूप? हाँ, वायुमंडल में जो सिंपल हाइड्रोजन रिच अणु थे, उन पर बिजली कड़कने और सूरज की यूवी किरणों के असर से वे टूटे और फिर जुड़कर ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने लगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स? बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प कनेक्शन है। जीवन के लिए जरूरी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिर्फ शुरुआती पृथ्वी पर ही नहीं बने। अच्छा, कहाँ बने फिर? वे आज भी हमें उल्कापिंडों, मीटियोराइट्स में मिलते हैं, और सितारों के बीच जो धूल के बादल हैं, उनमें भी मौजूद हैं। अरे वाह, मतलब जीवन का कच्चा माल, जीवन के रसायन पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। हाँ, ये इस बात को मजबूत करता है कि जीवन शायद सिर्फ पृथ्वी पर ही ना हो। अंत में शायद इन्हीं अणुओं में से कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना जो अपनी कॉपी बना सकता था। डीएनए का पूर्वज,
यहीं से डार्विन का एवोल्यूशन शुरू हुआ। एवोल्यूशन, और इसका एक शानदार उदाहरण है जापान के हेके केकड़ों की कहानी। हाँ, हेके क्रैब्स। एक लड़ाई में हेके कबीले के समुराई हार गए थे। कहानी है कि उनकी आत्माएं केकड़ों में चली गईं। तो मछुआरे क्या करते थे? मछुआरे जब केकड़े पकड़ते तो जिन केकड़ों के कवच पर इंसानी चेहरे जैसा पैटर्न दिखता, खासकर गुस्से वाले समुराई चेहरे जैसा, उन्हें वे इज्जत से वापस समुद्र में फेंक देते थे। और बाकी को? बाकी जिनके कवच सादे थे उन्हें वो रख लेते थे, खा लेते थे। तो सदियों तक ऐसा करने से? बिल्कुल। जिन केकड़ों का पैटर्न संयोग से समुराई चेहरे जैसा था, उनके बचने और बच्चे पैदा करने के चांस बढ़ गए। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक अनजाने में हुआ एक्सपेरिमेंट था, जिसने उन केकड़ों की आबादी बढ़ा दी जिनके कवच पे चेहरा दिखता था। एग्जैक्टली। प्रकृति में ठीक यही होता है, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसी धीमी लेकिन पावरफुल प्रोसेस ने पृथ्वी पर जीवन की इतनी सारी वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी पैदा की है। ये वाकई कमाल है, और ये सोचना भी हैरान करता है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी काफी हद तक जीवन का ही नतीजा है। हाँ, ये गहरा इकोलॉजिकल सच है। पृथ्वी का करीब 99% एटमॉस्फेयर बायोलॉजिकल ओरिजिन का है। 99%? हाँ, शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं थी। ये पौधों और माइक्रोब्स ने फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के तौर पर अरबों सालों में बनाई है। पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जानवर ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ये पूरे प्लेनेट पर फैला एक अद्भुत लाइफ साइकिल है। मतलब आकाश सचमुच जीवन ने बनाया है, कह सकते हैं। तो सवाल उठता है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की कहानी तो बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है। हाँ, परसिवल लॉवेल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्हें लगा कि उन्होंने मंगल पर नहरें देखी हैं। नहरें? हाँ, उन्हें लगा कि शायद एक मरती हुई एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने पानी लाने के लिए बनाई हैं। अच्छा, लेकिन फिर? उनकी कल्पना ने बहुतों को इंस्पायर किया, लेकिन 1976 में जब नासा के वाइकिंग लैंडर्स मंगल पर उतरे तो उन्हें ऐसी कोई नहरें नहीं मिली। तो वाइकिंग को क्या मिला? जीवन के सबूत? नहीं, वाइकिंग ने मंगल की सतह पर जीवन के कोई साफ सबूत तो नहीं पाए, पर हमें एक बहुत दिलचस्प दुनिया दिखाई। लाल चट्टानों और रेत के टीलों वाला रेगिस्तान, गुलाबी आसमान, सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ज्वालामुखी, विशाल घाटियां। वाइकिंग ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे ना, मिट्टी में जीवन खोजने के लिए। हाँ, जैसे वुल्फ ट्रैप था। मिट्टी के सैंपल को पोषक तत्व दिए गए ताकि अगर कोई जीव हो तो वह एक्टिव हो जाए और गैस छोड़े। तो क्या हुआ? कुछ केमिकल रिएक्शन तो हुए, लेकिन साइंटिस्ट्स में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि वो बायोलॉजिकल थे या सिर्फ मिट्टी की अजीब केमिस्ट्री का नतीजा। मतलब रिजल्ट साफ नहीं थे। तो हो सकता है जीवन सतह के नीचे हो, या पहले कभी रहा हो, या शायद कभी था ही नहीं। खोज अभी भी जारी है। मंगल के अलावा क्या और भी कहीं जीवन की उम्मीद है? क्यों नहीं? जुपिटर जैसे गैस जाइंट ग्रहों पर जीवन को सॉलिड सतह की जरूरत नहीं होगी। उनका घना एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी, अमोनिया से भरा है, जीवन के शुरुआती केमिकल्स जैसा। तो वहां कैसा जीवन हो सकता है? शायद वहां बादलों में तैरने वाले किलोमीटरों बड़े फ्लोटर्स जैसे जीव हों, हाइड्रोजन के गुब्बारों की तरह, और उनका शिकार करने वाले तेज उड़ने वाले हंटर्स हों। वाह! और शनि का चांद टाइटन? टाइटन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका घना एटमॉस्फेयर है, सतह पर लिक्विड मीथेन की झीलें और नदियां हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। कुछ मायनों में शुरुआती पृथ्वी जैसा, बस बहुत ठंडा। अगर हमें कहीं और जीवन मिलता है तो क्या वो हमारे जैसा दिखेगा? एलियंस कैसे होंगे? ये बड़ा सवाल है। एवोल्यूशन में चांस का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ समानताएं हो सकती हैं, जैसे 2 आंखें होना फायदेमंद है क्योंकि इससे डेप्थ परसेप्शन मिलता है। हाँ, 3D विजन। बिल्कुल। लेकिन ये सोचना कि वो बिल्कुल इंसानों जैसे होंगे शायद हमारी कल्पना की सीमा है। साइंस फिक्शन अक्सर हमें इंसानों जैसे दिखने वाले एलियंस दिखाता है, पर असल एलियन जीवन शायद हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब हो। तो हम एक्टिवली दूसरी सिविलाइजेशंस को कैसे खोज सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका है रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करना। रेडियो टेलीस्कोप क्यों? क्योंकि तकनीकी सभ्यताएं शायद कम्युनिकेशन या दूसरी एक्टिविटीज के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती होंगी जो स्पेस में फैल सकती हैं। अच्छा। एक मशहूर इक्वेशन है ड्रेक इक्वेशन, जो हमें यह अंदाजा लगाने में मदद करती है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी कम्युनिकेशन करने वाली सभ्यताएं हो सकती हैं। वो कैसे काम करती है? वो कई फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, जैसे तारे बनने की दर, उनके आसपास ग्रहों की संख्या, जीवन के लिए सही ग्रहों का अनुपात, उन ग्रहों पर जीवन पनपने की संभावना,
इंटेलिजेंस डेवलप होने की संभावना और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इच्छा डेवलप होने की संभावना। इस इक्वेशन में सबसे अनिश्चित फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ी अनिश्चितता आखिरी फैक्टर एल है, यानी एक तकनीकी सभ्यता का औसत जीवन काल कितना होता है। मतलब वो कितने समय तक वजूद में रहती है? हाँ, क्या वे अपनी टेक्नोलॉजी से जैसे परमाणु हथियार या पर्यावरण विनाश से खुद को जल्दी खत्म कर लेती हैं, या वे स्टेबल होकर अरबों साल तक जिंदा रहती हैं? इसका जवाब हमें नहीं पता, और ये सवाल सीधे हमारे अपने भविष्य से जुड़ा है। अगर सभ्यताएं आम हैं, तो सबसे करीबी कुछ 100 लाइट ईयर दूर हो सकती है। उनसे कोई मैसेज मिलना, भले ही हम उसे समझ ना पाएं, एक जबरदस्त खोज होगी। हाँ, बिल्कुल, ये एक गहरा आशावादी संकेत होगा। इसका मतलब होगा कि टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड होना और लंबे समय तक जिंदा रहना संभव है। ये साबित करेगा कि अपनी तकनीकी जवानी की चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। ये सब हमें वापस हम पर लाता है। हमने शुरुआत में बात की थी कि हम सितारों की संतान हैं। ये कैसे? ये बिल्कुल सच है। लिटरली ब्रह्मांड की शुरुआत में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व थे। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, वो सारे तत्व जो पृथ्वी और जीवन बनाते हैं, हाँ, वो असल में विशाल तारों के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन से अरबों सालों में बने हैं। तारों के अंदर। हाँ, और जब ये बड़े तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में फटते हैं, तो वे इन भारी तत्वों को स्पेस में बिखेर देते हैं। नई पीढ़ी के तारे और ग्रह इसी तारों की धूल से बनते हैं। हमारे शरीर का हर एटम कभी ना कभी किसी तारे के अंदर रहा है। वाह! 1054 ईस्वी में चीनी एस्ट्रोनॉमर्स ने आसमान में एक गेस्ट स्टार देखा था, जो दिन में भी दिखता था। हाँ, आज हम जानते हैं कि वो एक सुपरनोवा विस्फोट था। उसके बचे हुए हिस्से को हम क्रैब नेबुला के रूप में देखते हैं। अमेरिका के नेटिव अनासाजी लोगों ने भी शायद इसे देखा और चट्टानों पर इसकी तस्वीर बनाई। ये हमारे कॉस्मिक कनेक्शन का एक ऐतिहासिक सबूत है। तो ये पूरी कहानी देखें, बिग बैंग की शुरुआत की उथल-पुथल से लेकर गैलेक्सीज, तारे, ग्रहों का बनना और कम से कम एक ग्रह पर जीवन का उभरना। और फिर चेतना का विकास, ऐसी चेतना जो खुद ब्रह्मांड पर सवाल उठा सकती है। ये सब हाइड्रोजन एटम्स ने किया है करीब 13.8 अरब सालों में। लेकिन यही चेतना और इंटेलिजेंस जिसने हमें ब्रह्मांड समझने की ताकत दी, उसी ने हमें खुद को खत्म करने के भयानक हथियार भी दिए हैं। परमाणु युद्ध का खतरा? हाँ, ये विडंबना है। हिरोशिमा पर गिरा बम करीब 15 किलो टन का था। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक इस्तेमाल हुए सारे बमों की कुल ताकत करीब 2 मेगाटन थी। और आज एक आम थर्मोन्यूक्लियर हथियार की ताकत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, कई मेगाटन तक। और दुनिया भर में ऐसे हजारों हथियार हैं। एक पूरा परमाणु युद्ध सिर्फ फौरन होने वाली मौतें और तबाही नहीं लाएगा। उसके लंबे समय तक चलने वाले असर क्या होंगे? वो भयावह होंगे। विस्फोटों से इतनी धूल और धुआं उठेगा कि वो महीनों या सालों तक सूरज की रोशनी रोक सकता है। इससे न्यूक्लियर विंटर जैसी हालत पैदा हो सकती है। फसलें तबाह, तापमान गिरेगा और ऊपरी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने से ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी, जिससे जमीन पर खतरनाक यूवी रेडिएशन बढ़ेगा। रेडियो एक्टिव रेडिएशन लंबे समय तक कैंसर और दूसरी बीमारियां पैदा करेगा। हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगी, जिससे महामारियां फैल सकती हैं। ये तो पूरी सभ्यता के खत्म होने जैसा है। हाँ, शायद हमारी प्रजाति के अंत का कारण भी बन सकता है। ये सोचना ही डरावना है। हमारे अंदर ऐसा विनाशकारी आवेग क्यों है? सागन, हमारे दिमाग के विकास की बात करते हैं। हमारा दिमाग लेयर्स में बना है। सबसे अंदर का हिस्सा रेप्टाइल ग्रेन है, जो गुस्से, इलाके पर कब्जे और रस्मों जैसे व्यवहार से जुड़ा है। अच्छा। उसके ऊपर लिम्बिक सिस्टम है, जो भावनाओं और सोशल बिहेवियर से जुड़ा है। और सबसे भारी परत सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, तर्क, प्लानिंग, सेल्फ अवेयरनेस का सेंटर। शायद हमारे अंदर इन पुराने और नए हिस्सों के बीच लगातार एक लड़ाई चलती रहती है। क्या इस लड़ाई से उबरने की कोई उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। सैगन जेम्स प्रिस्कॉट की स्टडीज का जिक्र करते हैं, जो दिखाती हैं कि जिन कल्चर्स में बच्चों को भरपूर फिजिकल प्यार मिलता है और टीनेज सेक्सुअल एक्सप्रेशन को दबाया नहीं जाता, वो कम हिंसक होती हैं। मतलब हमारा व्यवहार सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है। हाँ, ये परवरिश और सामाजिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है। पिछली कुछ सदियों में हमने गुलामी खत्म की है, महिलाओं के अधिकार बढ़े हैं, मानवाधिकारों की समझ बेहतर हुई है। ये दिखाता है कि हम अपनी बेहतर नेचर को डेवलप कर सकते हैं। तो इन सब बातों का सार क्या है? हम इस ज्ञान का क्या करें? देखिए, विज्ञान हमें ब्रह्मांड को समझने का सबसे ताकतवर तरीका देता है।
इसमें कोई आखिरी सच या पवित्र किताब नहीं है, बल्कि लगातार देखने, प्रयोग करने और तथ्यों के हिसाब से थ्योरीज को बदलने का प्रोसेस है। और सेगन क्या कहते हैं? सेगन जोर देते हैं कि हमें अपना नजरिया छोटे राष्ट्रवाद और विचारधाराओं से ऊपर उठाकर पूरी इंसानियत और इस ग्रह पृथ्वी को अपनी चिंता के केंद्र में रखना होगा। हमारा वजूद इसी पर टिका है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी की कहानी एक चेतावनी है। ज्ञान पाना जितना जरूरी है, उसे बचाना और समझदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, हम आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं। अंतरिक्ष की खोज और खुद को जानने की खोज। हाँ, ये दोनों यात्राएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम बाहर की दुनिया को समझे बिना अंदर की दुनिया को पूरी तरह नहीं समझ सकते, और खुद को समझे बिना ब्रह्मांड में अपनी जगह को सही मायने में नहीं जान सकते। की विशालता से लेकर जीवन की नाजुकता, इंसान के दिमाग की उलझनों और हमारी प्रजाति के अनिश्चित भविष्य तक की एक लंबी यात्रा की है। और जो मुख्य बात सामने आती है वो है हमारा आपसी कनेक्शन। हम तारों से जुड़े हैं, हम पृथ्वी पर मौजूद हर दूसरे जीव से जुड़े हैं, और हम एक दूसरे से जुड़े हैं। सही कहा। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव हमें यह समझने में मदद करता है कि ये ग्रह, ये जीवन, ये चेतना कितनी रेयर और कीमती है। जैसा सागन ने कहा, इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा सा मंच है। हर इंसान मायने रखता है। ब्रह्मांड शायद हमारे लिए उदासीन हो, उसे हमारी परवाह ना हो, लेकिन इसी उदासीन ब्रह्मांड ने चेतना को जन्म दिया है। हाँ, और ये हम पर है कि हम इस अद्भुत मौके का, इस छोटे से पल का क्या करते हैं। यहाँ एक आखिरी विचार है सोचने के लिए। हाँ, मानव इतिहास को देखें तो हमारी वफादारी का दायरा धीरे धीरे बढ़ा है। पहले परिवार, फिर कबीला, फिर शहर और फिर देश। हाँ, ये तो है। तो क्या अगला लॉजिकल स्टेप पूरी पृथ्वी को अपना समुदाय मानना नहीं है? और शायद किसी दिन अगर हम बचे रहे तो सितारों के बीच दूसरी सभ्यताओं के साथ एक कॉस्मिक कम्युनिटी बनाना। ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना नहीं, बल्कि शायद हमारे जिंदा रहने के लिए एक जरूरत है। इस पर विचार करें।